हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे टॉर्क एंड टॉर्क रेंचेस में थोड़ी सी और कुछ और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि कैसे टॉर्क रेंचेस को एक्सटेंशन के साथ कनेक्ट करते हैं और कैसे टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। पहली बात क्या है कि जब भी टॉर्क रेंचेस का हम इस्तेमाल करने जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि टॉर्क रेंचेस आपकी कैलिब्रेट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी टॉर्क रेंज जो है सही टॉर्क उस पर लग रहा है या नहीं। तो उसके लिए वहाँ पर क्या होता है कि कुछ कैलिब्रेशन स्टिकर्स लगे होते हैं कंपनी की तरफ से, जो कि ये बताते हैं कि आपकी टॉर्क रेंज रेगुलर टाइम इंटरवल पे कैलिब्रेट करी गई है। तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो टॉर्क रेंचेस हैं कम से कम एटलीस्ट वंस अ मंथ कैलिब्रेट होनी ही चाहिए। कैलिब्रेशन करने का क्या मतलब है कि वी शुड नो डैट कि टॉर्क रेंचेस को उनके जो मास्टर रेंचेस हैं उनके साथ कैलिब्रेट किया गया है कि वो जितना मेज़रमेंट एक स्टैंडर्ड पीस के लिए होना चाहिए उतना ही वो मेज़र कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी है कि जब हम टॉर्क रेंचेस को यूज़ करने जाएं तो वो कैलिब्रेशन स्टिकर देख लें कि भाई वो कैलिब्रेट टाइमली हुई है कि नहीं हुई है। अब ये है कि अब हमने सिंपल लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि टॉर्क रेंचेस से हम रैचेट टाइप टॉर्क रेंचेस से जब हम टॉर्क लगाने जाते हैं तो माइक्रोमीटर यहाँ पर हमारा जो स्केल है हम उस पर रीडिंग सेट करते हैं और जितना भी टॉर्क हमारे मैन्युफैक्चर के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड होता है और सिंपली अडाप्टर यहाँ पर लगाते हैं और टॉर्क दे देते हैं। अब कुछ अगर हम मान लिए कि बोल्ट कोई अकवर्ड प्लेसेस पे है और हमारा अडाप्टर वहाँ नहीं लग रहा है तो कुछ एक्सटेंशन रॉड्स या एक्सटेंशंस लगाने पड़ते हैं, तब हम टॉर्क अप्लाई करते हैं। तो उसी के बारे में आज थोड़ा सा ध्यान देंगे कि एक्सटेंशंस स्ट्रेट हों, परपेंडिकुलर हों, ऑब्लिक हों तो टॉर्क घटेगा या बढ़ेगा। एनी अडाप्टर और ऑफसेट दैट चेंजेस the distance between the center line of the fastener and the center line of the torque wrench drive will require an adjustment to the setting of the torque wrench। क्या कह रहा है कि any adapter or offset that changes the distance between the center line of the fastener, मान लिए यहाँ पे कोई फास्टनर लगा है, यहाँ पर कोई फास्टनर जिसको आप टॉर्क देने जा रहे हैं, नट है या बोल्ट है वॉटएवर, ये यहाँ पे लगा है, उसकी एक सेंटर लाइन ली, सेंटर लाइन ऑफ द फास्टनर एंड द सेंटर लाइन ऑफ द टॉर्क रेंच ड्राइव। ये है टॉर्क रेंच की ड्राइव, यहाँ से आप टॉर्क रेंच को ड्राइव कर रहे हैं तो इसकी एक सेंटर लाइन खींची, यहाँ पे एक फास्टनर है। तो यहाँ पे क्या बोला, बिटवीन द एनी अडाप्टर ऑफसेट दैट चेंजेस द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर लाइन ऑफ द फास्टनर एंड द सेंटर लाइन ऑफ द टॉर्क रेंच। मतलब आपने यहाँ पे कोई अडाप्टर ऐसा लगाया जिसकी वजह से जो फास्टनर है और जो टॉर्क रेंज का जो ड्राइव है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज हो गया। पहले क्या हो रहा था, आप डायरेक्टली टॉर्क रेंज को ले जाके फास्टनर के ऊपर लगाए थे, टॉर्क दे रहे थे। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस हो गया है और उस डिस्टेंस के बीच में आपने कोई ऑफसेट या अडाप्टर लगा रहे हैं जो कि यहाँ पर क्या कर रहा है, उस सेंटर लाइन ऑफ द फास्टनर, मतलब जो फास्टनर लगा हुआ है, नट या बोल्ट है, वहाँ से टॉर्क रेंज के बीच में जो डिस्टेंस क्रिएट हो जा रहा है तो फिर टॉर्क सेटिंग भी चेंज हो जाएगी। यही ये कहना चाह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर लाइन ऑफ द फास्टनर एंड द सेंटर लाइन ऑफ द टॉर्क रेंज ड्राइव, ये सेंटर लाइन ऑफ द ये टॉर्क रेंज का ड्राइव है यहाँ से, और जो हमारा फास्टनर है, अगर उन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट है, भाई अगर सिंपल टॉर्क लगा रहे थे टॉर्क रेंज का इस्तेमाल करने के तो यहाँ थोड़ी टॉर्क रेंज रहेगा, वो डायरेक्ट फास्टनर पे जाके लगेगा। अब उसके बीच में अगर डिस्टेंस क्रिएट हो गया तो यहाँ पे टॉर्क रेंज में सेटिंग भी चेंज हो जाएगी। अब जैसे मान लिया कि इनिशियली हम जस्ट एज्यूम कर रहे हैं कोई यहाँ फास्टनर लगा हुआ है और हम सिंपल उस पर टॉर्क देते हैं, तो ये हमने माना कि वहाँ पर हम टॉर्क दे रहे हैं 180 फीट पाउंड का। अगर अब मान लिया कि 180 पाउंड का है, 180 फीट पाउंड्स का, ये याद रखना है कि भाई टॉर्क रेंज जो होती हैं या तो फीट पाउंड्स में रहती हैं, बेसिकली फीट पाउंड्स में ही कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पर अगर हम एक्सटेंशन लगाते हैं, मतलब जो फास्टनर है और टॉर्क रेंचेस के बीच में, फास्टनर और टॉर्क रेंचेस के बीच में क्या हो रहा है,
कि अगर हम एडाप्टर लगा रहे हैं, ये हमारा फास्टनर है और टॉर्क रिंचेस के बीच में जो एक्सटेंशन हम लगा रहे हैं, तो मान लिया कि एक्सटेंशन 3 इंच उसकी लेंथ है और हमारी जो टॉर्क रेंज की लेंथ थी वो 18.5 इंचेस की है। तो क्या देखा हमने कि जो फास्टनर है और टॉर्क रेंज दोनों की सेंटर लाइन के बीच में अब तो क्या हो गया, चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ कहीं फास्टनर होगा और यहाँ कहीं टॉर्क रेंज होगा। अब पहले टॉर्क रेंज क्या लगा था, डायरेक्ट लग रहा था, अब हमने इसके बीच में एक्सटेंशन लगा दिया और एक्सटेंशन क्या है, इसके लेंथ ऑफ द टॉर्क रेंज के साथ में ही है, मतलब पैरेलल ही है। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, जो फार्मूला इस वक्त हम यूज़ करेंगे कि हम एक्चुअल में यहाँ पर सेटिंग देंगे क्या। भाई हमको ये पता है कि ये हमारा एक बोल्ट है जिस पर हमें सेटिंग देनी है, मतलब टॉर्क देना है 180 फीट पाउंड का टॉर्क, नंबर 1। अब मान लिया कि एक्सटेंशन लगाना पड़ा या फिर ऐसा ही कोई बोल्ट था, ये यहाँ पर आपको मैंने मान लिया कि कोई बोल्ट है जो ऑकवर्ड प्लेसेस पर है जहाँ पर डायरेक्टली आपका टॉर्क रेंज नहीं लग पा रहा है, और उसके लिए आपके पास मैन्युफैक्चरर ने टॉर्क टेबल में जो दिया हुआ था कि ड्राइविंग टॉर्क या डिज़ायर्ड टॉर्क उसका 180 फीट पाउंड है उस बोल्ट के लिए। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि टॉर्क रेंजेस नहीं जा रही है, तो आपने एक एक्सटेंशन लगाया वहाँ पर, तो अब क्या है कि उस बोल्ट के लिए तो मैन्युफैक्चरर ने दे रखा था कि 180 फीट पाउंड का टॉर्क आप उस बोल्ट पे देंगे, अगर ऐसा कोई भी बोल्ट है तो वहाँ पे आप इतना टॉर्क उसको दे रहे हैं उस पर्टिकुलर लोकेशन में। लेकिन अब आपने टॉर्क रेंज लगाने गए तो वो यहाँ पे आपको एक्सटेंशन लगाना पड़ गया। तब एक्सटेंशन लगाने के बाद फिर क्या सेटिंग देनी पड़ेगी टॉर्क रेंजेस में, उसी चीज़ को हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। हमें बोल्ट पे पता थी, लेकिन अब वो बोल्ट डायरेक्टली टॉर्क रेंज के साथ लगता तो ठीक था, 180 फीट पाउंड दे देते। अब वो डायरेक्टली टॉर्क रेंज के साथ नहीं लग रहा है, उसके बीच में एक एक्सटेंशन लगाना पड़ रहा है, तब हम टॉर्क दे पा रहे हैं। तो जब एक्सटेंशन लगा रहे हैं तो उस वक्त टॉर्क की सेटिंग क्या होगी, वो चेंज हो जाएगी। बोल्ट के ऊपर जो था वो ठीक 180 फीट पाउंड ही लगा रहेगा, लेकिन एक्सटेंशन लगने के बाद जो है हम यहाँ पर 180 फीट पाउंड नहीं सेट करेंगे। जो सेट करेंगे उसके लिए फार्मूला यूज़ करेंगे कि टॉर्क रेंज लेंथ कितनी है, 18.5 इंच इंटू कितना टॉर्क हमें बोल्ट पे देना था 180। बोल्ट के लिए 180 डिसाइड है, टॉर्क रेंज की लेंथ इतनी है, उसके अपॉन टॉर्क रेंज लेंथ प्लस एक्सटेंशन लेंथ, इन दोनों को जोड़ दिया गया। तो यहाँ से जो टॉर्क निकल के आएगा वो अब आप यहाँ सेट करेंगे। जब सिंपल टॉर्क रेंज और फास्टनर था तो सिंपल टॉर्क लगा जो कि मैन्युफैक्चरर ने उस पर्टिकुलर फास्टनर के लिए दिया। लेकिन अब जो है यहाँ पर आपने एक एक्सटेंशन लगा दिया है, वो भी टॉर्क रेंज के, ये टॉर्क रेंज का ड्राइव है उसके पास, यहाँ हैंडल पे नहीं। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि हैंडल पे लगाने पे एक्सटेंशन पे टॉर्क पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो फ़र्क पड़ेगा यहाँ जो टॉर्क ड्राइव है आपका टॉर्क रेंज का, वहाँ पे जब आप एक्सटेंशन लगा रहे हैं और एक्सटेंशन की पोजीशन क्या, उससे फ़र्क पड़ेगा। तो अब हम जब उस बोल्ट को टाइट करने जाएंगे विद एक्सटेंशन, तो हमारे टॉर्क की रीडिंग कुछ और हमें यहाँ पे सेट करनी पड़ेगी। वो क्या सेट करनी पड़ेगी, उसके लिए हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो हमने इस फार्मूले से जब उस क्या रीडिंग सेट करनी है इसे कैलकुलेट किया तो 155 फीट पाउंड आया। अब इसको हम यहाँ पर सेट करेंगे अपनी टॉर्क रेंज की रीडिंग में और फिर हम टॉर्क लगाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जब हमने एक्सटेंशन लगाया था तो पर्टिकुलर टॉर्क जो है हमारा क्या हो गया, कम हो गया। विदाउट एक्सटेंशन कितना था, 180 फीट पाउंड था। अब ये जो आपका एक्सटेंशन है वो पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द टॉर्क रेंज है। लेकिन अगर मान लिया कि ये एडाप्टर या एक्सटेंशन आपका डायरेक्टली ऐसे ही रहता, इस तरह से परपेंडिकुलर रहता पूरा, तो यहाँ पे भी इसकी लेंथ है, लेकिन इस अगर ये परपेंडिकुलर रहेगा तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। व्हेन एडाप्टर इज़ एट 90 डिग्री एंगल द नो एडजस्टमेंट ऑफ द टॉर्क वैल्यू इज़ नीडेड। तब आपको
ये कोई फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप जितना टॉर्क दे रखा है फास्टनर पे उतना ही लगाएंगे, अगर ऐसी कोई पोजीशन रहती है आपके अडाप्टर या एक्सटेंशन की तो। अब मान लिया कि कुछ ऐसी पोजीशन नहीं है, कुछ इस तरह से एंगल बना रहा है 45 डिग्री एंगल, यहाँ से फास्टनर की बेस लाइन के साथ कुछ 45 डिग्री एंगल बना रहा है, तो हम भाई उसका कॉस थीटा जो भी 45 डिग्री है तो कॉस थीटा लेकर इसकी लेंथ निकाल लेंगे, जो आपकी ये लेंथ है इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर हमारी ये लेंथ हमें पता ही थी, फिर से वही फार्मूला लगेगा कि अब यहाँ पे क्या सेटिंग आएगी, अगेन टॉर्क रेंज की लेंथ, उस बोल्ट पे फास्टनर पे कितना टॉर्क मैन्युफैक्चरर ने डिसाइड किया है और ये टोटल लेंथ कितनी है, तो ये निकल के आई 161 फीट पाउंड। ये अब सेटिंग आप यहाँ पर देंगे अगर कुछ इस तरह से अगर आपका एक्सटेंशन या अडाप्टर लग रहा है तो। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि सिंपल अगर फास्टनर और सिंपल टॉर्क रेंज है तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है, जो मैन्युफैक्चरर ने प्रेस्क्राइब किया है वही आपने टॉर्क सेट कर दिया। लेकिन जब एक्सटेंशन लगाने जाते हैं या अब एक्सटेंशन का इस्तेमाल करते हैं तो टॉर्क रेंज पे जो सेटिंग होती है वो चेंज हो जाती है, और उसी सेटिंग को क्या कितना टॉर्क हमें लगाना है यहाँ पे सेट करना है वो हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं। अब क्या कह रहा है कि हैंडल एक्सटेंशन हैज़ नो इफेक्ट ऑन द टॉर्क रेटिंग। अभी मैंने बताया कि अगर भाई आप यहाँ पे कहीं एक्सटेंशन लगाने ये नहीं लगाने लगे, हैंडल पे कहीं एक्सटेंशन लगाने लगे तो फिर टॉर्क रेटिंग में कोई चेंज नहीं करना है, जितना टॉर्क मैन्युफैक्चरर ने दिया है सिंपल उतना ही लगा देना है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। नॉट अवेलेबल टू यूज़ अ हैंडल लेंथ एक्सटेंशन ऑन फ्लेक्सिबल बीम टाइप टॉर्क रेंज एट एनी टाइम। हमने ये पढ़ा था कि भाई हमारे पास जो फ्लैक्स आपकी टॉर्क रेंचेस थी जो रेचेट टाइप की है, फ्लेक्सिबल बीम टाइप की भी होती है, फिर रिजिड फ्रेम टाइप की भी होती है। तो जो फ्लेक्सिबल बीम टाइप में क्या हो रहा था कि हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि उसके यहाँ पर हैंडल पे एक्सटेंशन कहीं पर लगाने चले जाएं, कभी भी फ्लेक्सिबल बीम टाइप पर हम हैंडल पर कभी एक्सटेंशन नहीं लगाते। और बेसिकली एक्सटेंशन लगाने से हमें यहाँ पर कोई थोड़ा सा लेवरेज ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन कोई टॉर्क रेटिंग में कोई फ़र्क नहीं आने वाला है। फिर जैसे यहाँ पे भी देखें जो हमने लास्ट क्लास में बताया था, अब कुछ ऐसा लगा है तो अब कोई इसको नहीं मान लेगा, यहाँ पर ये एक्सटेंशन कैलकुलेट होगा, क्योंकि इसको लगाने से तो कोई फ़र्क ही नहीं आ रहा था। अभी आपने देखा कि यहाँ पर ऐसे अगर ये अडाप्टर एक्सटेंशन लगा हुआ है तो टॉर्क रेंज में कोई इसकी रीडिंग में कोई फ़र्क नहीं आएगा, जितना टॉर्क सिंपल फास्टनर पे दिया उतना ही लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या पोजीशन है कि यहाँ पर ये एक्सटेंशन यहाँ पे ऐड है, तो यहाँ तक तो कोई फ़र्क नहीं था, लेकिन ये ऐड हो गया तो अब फ़र्क बनेगा, और फिर सिंपल सा हम इसका टॉर्क कैलकुलेट करेंगे और सेट कर देंगे। अब दूसरी बात क्या है कि अगर हमारा फुट पाउंड में टॉर्क दे रखा है तो हम उसको मतलब इंच पाउंड में दे रखा है और फुट पाउंड में कैलकुलेट करना है तो 12 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा फुट पाउंड में आ जाता है। जब कभी कभी टॉर्क टेबल में क्या होता है, कुछ टॉर्क टेबल्स में ऐसा भी लिखा रहता है कि टॉर्क फुट पाउंड ड्राई है, लुब्रिकेटेड है। मतलब कहने का क्या मतलब है कि अगर वहाँ पे लुब्रिकेशन किया गया है तो टॉर्क देखो यहाँ पे कितना है, कम हो गया एज़ कम्पेयर टू विदाउट लुब्रिकेशन। तो जनरली हम लोग लुब्रिकेट करते नहीं हैं बोल्ट को, नट को, ये नहीं कि लुब्रिकेट करें तब फास्ट टॉर्क लगाने जाएँ। जब तक या तो वहाँ पर बोल्ट तुम्हारे CRS स्टील के ना बने हों और ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन ना दिया गया हो कि भाई आप लुब्रिकेट करिए तब टॉर्क लगाइए। अदरवाइज़ जो टॉर्क वैल्यू है, जब आपने बोल्ट और फास्टनर को लुब्रिकेट कर दिया तो आप क्या देख रहे हैं कि जो टॉर्क है वो घट जा रहा है एज़ कम्पेयर टू विदाउट लुब्रिकेशन के। दूसरी बात क्या है कि हम जब मोस्टली ये हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम नट की तरफ से ही टॉर्क को लगाएं, मतलब जब भी टॉर्क रेंचेस का इस्तेमाल करें तो नट की तरफ से ही करें। और नट की तरफ से करने जा रहे होते हैं तो अगर ऐसा नहीं है, मान लिया कि वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी नहीं थी और हमने बोल्ट के हेड की तरफ से करने लगे, तो हम हमेशा क्या करेंगे, हाई साइड ऑफ द टॉर्क रेंज का इस्तेमाल करेंगे। मतलब कभी कभी कुछ मैन्युफैक्चरर्स में क्या होता है कि डायरेक्टली टॉर्क दे देते हैं, जो उनकी टॉर्क टेबल होती है उसमें दे देते हैं भाई ठीक है ये बोल्ट है, इसके ऊपर डायरेक्टली टॉर्क लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने तुरंत रीडिंग उसको सेट किया और तुरंत उतना ही टॉर्क लगा दिया। इनिशियली आपको क्या करना पड़ता है, जितना भी टॉर्क होता है उसका 30% लगाते हैं, फिर उसको फिर दोबारा टॉर्क 60% देते हैं, तब 100% की तरफ लेके जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि तुरंत रीडिंग सेट करें और तुरंत ही लगाना चालू कर दें। अगर टॉर्क आपको देना ही है
तो आप बेसिकली क्या करेंगे कि पहले 30% जितना आपका टॉर्क सेट है उसका 30% कैलकुलेट करके उतना टॉर्क सेट लगाएंगे, फिर इसको थोड़ा और बढ़ाएंगे 60, फिर 100% करेंगे। उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि जो टॉर्क टेबल होती हैं उसमें एक मिनिमम टॉर्क रेंज होती है और एक मैक्सिमम टॉर्क रेंज दे रखी होती है। तो उस वक्त क्या करना होता है कि हम उन दोनों के बीच में कोई एक वैल्यू ले लेनी होती है और मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में कोई एक वैल्यू हम टॉर्क की सेट करेंगे और वही टॉर्क हम क्या करेंगे, लगाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम से एक्सीड नहीं करना चाहिए और मिनिमम उतना रहना ही चाहिए। तो हमारा जो टॉर्क सेट होगा, इन सम केसेस टॉर्क टेबल में ऐसा दे रखा होता है कि मिनिमम टॉर्क रेंज दे रखी होती है, मैक्सिमम टॉर्क रेंज दे रखी होती है। तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, वहाँ पर हमें ये देखना है कि इन दोनों के बीच में कोई एक वैल्यू ले लेंगे और वो टॉर्क वैल्यू हम देंगे। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जैसे व्हील असेंबलीज वगैरह में जो टॉर्क देने जाते हैं एयरक्राफ्ट में, तो पहले हम क्या करते हैं कि हाई टॉर्क देते हैं। पहले हम क्या करते हैं कि जैसे जो रेंज दे रखी है 180 टू लेकर आपकी 250 या 240, तो जो फाइनल टॉर्क है पहले वो देते हैं, मतलब मैक्सिमम टॉर्क देते हैं, फिर उसके बाद उसको लूज़ करते हैं और फिर आपका मिनिमम टॉर्क देते हैं। ऐसा व्हील असेंबलीज में करते हैं। पहले मैक्सिमम इसलिए देते हैं ताकि जो व्हील असेंबलीज की फिटिंग्स वगैरह हैं वो सेट हो जाएं, फिर हम उनको री लूज़ करते हैं और फिर क्या करते हैं, वापस जो आपका इनिशियल टॉर्क है वो देते हैं। दूसरी बात क्या है कि ये भी ध्यान रखना होता है कि जब मैक्सिमम टॉर्क अगर हम दे रहे हैं तो वहाँ पे ध्यान रखें कि वहाँ पे सफिशिएंट थिकनेस है, स्ट्रेंथ है स्ट्रक्चर के पास कि नहीं, कि आपने मैक्सिमम टॉर्क दे दिया और वो क्या करेगा, उसके स्ट्रक्चर को डैमेज करने लगे। दूसरी बात क्या है कि जब आपने टाइट करने जा रहे हैं तब तो ठीक है, ये प्रोसीजर अपना लिया कि मैक्सिमम टॉर्क दिया और मैक्सिमम टॉर्क तक रीच करने के लिए बोल्ट हेड की साइड से दे रहे हैं, तो इस तरह से सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें कोई बोल्ट लगा हुआ है और उसको लूज़ करना है, तो उस वक्त जो टॉर्क देते हैं उसे ब्रेकआउट टॉर्क बोलते हैं, और वो हमेशा ही जो टाइटनिंग टॉर्क होता है उससे ज़्यादा ही होता है, 2.5 टाइम्स होता है इनपुट टॉर्क के। इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि ब्रेकआउट टॉर्क जो होता है वो टाइटनिंग टॉर्क से क्या रहेगा, ब्रेकआउट टॉर्क का मतलब उसे लूज़ करने वाला टॉर्क, तो वो हमेशा टाइटनिंग टॉर्क से ज़्यादा ही रहता है। उसके बाद क्या कह रहा है कि CRS नट्स के लिए हम लोग टॉर्क वैल्यूज़ जो शेयर टाइप ऑफ नट्स में दे रखी है। यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि मैन्युफैक्चरर्स या तो कुछ पर्टिकुलर टॉर्क रेंजेस दे रखेगा, या तो फिर उसने आपको एक चार्ट दे रखी होती है, इसे टॉर्क चार्ट बोलते हैं, जहाँ पे ये डिसाइड होता है कि आप यहाँ पे ड्राई है, लुब्रिकेशन में अगर ड्राई फॉर्म में अगर आपको टॉर्क कितना देना है, लुब्रिकेटेड फॉर्म में टॉर्क कितना देना है, मैक्सिमम टॉर्क कितना देना है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो CRS कोरोजन रेजिस्टेंट स्टील नट्स हैं उनके लिए हम लोग जो शेयर टाइप नट्स हैं उन्हीं टॉर्क वैल्यूज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो एक टॉर्क चार्ट आता है जहाँ पे ये सब कुछ डिस्क्राइब रहता है। थैंक यू।